Okay, well, another type of significance test is t-test, and this test is used to decide whether there is a statistical difference between the two results obtained using different procedures. ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई आप कैसे कर सकते हैं कि इफ़ वी आर getting the results from the two different methods, then t-test will be used to see whether the results obtained from the two different methods they are statistically different from each other, or they are same. ओके, इसकी एग्जांपल आप यूँ अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इफ़ यू वांट टू चेक द शुगर लेवल ऑफ diabetic patients, you will randomly select the diabetic patients. For example, you are selecting 5 diabetic patients, and you are selecting another set of 5 diabetic patients, and these 5 patients they are going to be checked by the standard or accepted method जो कि आप लैब में करते हैं. शुगर चेकिंग, आपका ब्लड सैंपल लिया जाता है. और मेथड 2, अगर हम ये देखना चाहते हैं कि इफ़ वी चेक द शुगर ऑफ द डायबिटिक पेशेंट्स थ्रू सम अदर डिवाइस लाइक वी आर यूजिंग ग्लूकोमीटर एट होम टू चेक द ग्लूकोज लेवल. ये भी हम 5 पेशेंट्स में करते हैं, एंड देन वी फाइंड आफ्टर एनालिसिस देन द टी वैल्यू इज डिटर्मिन्ड. ये मैं आपको बताऊँगी आगे जाके टी वैल्यू कैसे डिटर्मिन होगी. By comparison of two methods, what are you doing now? You are, by comparison, you are using two different methods. You are and you are performing test by the two different methods, and you will be getting the results of two different methods. And through t-test, you will see that whether there is significant difference between the two methods, or the methods are statistically same and they are giving the same results. So how can we confirm this? We will first find the t value, and then you will see that if the calculated t value is larger than tabulated one. ठीक है, आप जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जो टेबल में गिवन है, अगर उससे वो लार्ज है, then there is a difference between the two methods. And if the calculated t value is smaller than tabulated t value, ठीक है, अगर आपने जो कैलकुलेट की है वो टेबल में जो गिवन है उससे स्मॉल है, तो तब आपको नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा. और नल हाइपोथेसिस क्या कहता है कि देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द टू मेथड्स विच आर यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ शुगर लेवल इन दिस केस. ठीक है, तो ये इस तरह टी स्टेटिस्टिक्स आपके लिए हेल्पफुल होती है. नाउ टी टेस्ट इट कैन बी डिटर्मिन इन नंबर ऑफ वेज, एंड द फर्स्ट कंडीशन in which t-test can be determined is if the value of mu is known. ठीक है, आपके पास एक्सेप्टेड वैल्यू होती है जिससे आप कंपेयर कर रहे होते हैं अपने सैम्पल की वैल्यू को, इट इज़ नोन. ठीक है, तो ऐसे केस में जब आप टी टेस्ट करते हैं तो वो आपको क्या बताता है? टी टेस्ट विल टेल यू द रिजल्ट ऑफ टी टेस्ट विल शो यू द मेथड विच यू आर गोइंग टू यूज़. इट गिव द रिजल्ट विच इज़ इक्वल टू द नोन वैल्यू. यानी आप लोग जो मेथड यूज़ कर रहे हैं एनालिसिस के लिए, उसके रिजल्ट में जो आपके पास वैल्यू आती है म्यू की, क्या वही वैल्यू है जो ऑलरेडी नोन वैल्यू है, उससे कंपेरेबल वैल्यू है. ठीक है, तो टी टेस्ट व्हेन द वैल्यू ऑफ म्यू इज़ नोन बाय सम अदर मेथड, मतलब किसी और तरीके से आपने वैल्यू फाइंड आउट करके रखी होती है, तो ये अगर नोन हुआ आपको. सेकेंडली ये होता है कि इफ़ द म्यू इज़ नॉट नोन, ठीक है, और आपके पास इसकी वैल्यू नोन नहीं होती, देन व्हाट विल यू डू? देन यू विल डू नंबर ऑफ टेस्ट यूज बाई यूजिंग टू मेथड्स. ठीक है, आप क्या करते हैं कि दो मेथड्स लेके अपने सैम्पल पे, अपने जो सैम्पल्स होते हैं, यू विल कंडक्ट अ नंबर ऑफ टेस्ट, यू कैरी आउट द नंबर ऑफ टेस्ट, and then what will happen, one of the method will be considered as accepted method, the other one will be the tested method. एक को आपको क्या कर लेंगे, as standard method consider कर लेंगे, फिर दूसरे को अपना टेस्ट मेथड कंसिडर करते हुए फिर इनकी टी टेस्ट फाइंड कर टी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. अनदर पॉसिबिलिटी, ये जो सेकंड पॉसिबिलिटी थी, यहाँ पे हमने ये किया नंबर ऑफ टेस्ट विल बी डन यूजिंग टू मेथड्स बट ऑन अ सिंगल सैम्पल. सैम्पल एक ही होगा, टू डिफरेंट मेथड से हम उस पर टेस्ट करेंगे. जैसे अगर आप कंसिडर करें कि यू सिलेक्टेड द 5 डायबिटिक पेशेंट्स, अगर आप उन्हीं 5 पेशेंट्स पे आप ग्लूकोमीटर के थ्रू भी उनका शुगर लेवल चेक करें और आप लैब में भी जाकर चेक करें, मतलब यू आर यूजिंग द टू डिफरेंट मेथड्स बट द सैम्पल सेलेक्टेड इज़ द सेम. थर्ड पॉसिबिलिटी आपके पास ये होती है कि यू आर डूइंग अ सेट ऑफ एनालिसिस ऑन अ सेट ऑफ डिफरेंट सैम्पल्स. नाउ सैम्पल्स विच हैव बीन सिलेक्टेड आर डिफरेंट एंड दे आर टेस्टेड बाई टू डिफरेंट मेथड्स. आपने 2 सैम्पल्स दिए, उन 2 सैम्पल पे आपने डिफरेंट प्रोसीजर्स के थ्रू आपने उनके रिजल्ट्स ऑब्टेन किए और फिर आपने टी वैल्यू फाइंड आउट की. फर्स्ट केस में अब जो जब आपने कहा था व्हेन द वैल्यू ऑफ म्यू इज़ नोन,
ठीक है. Then how we will find the t value if the value of mu is known? In that case you will use this formula. X bar minus x bar is the mean of sample. ठीक है. माइनस म्यू आप जानते हैं, दिस इज़ अ पॉपुलेशन मीन. और एन आपके पास क्या होता है, नंबर ऑफ मेजरमेंट्स मेड, एंड एस इज़ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पल. ठीक है. यू विल यूज़ दिस फार्मूला फॉर फाइंडिंग द टी वैल्यू. और सेकेंड केस में टी टेस्ट कहाँ पे और यूज़ हो सकता है? इट कैन बी यूज फॉर द कंपैरिजन ऑफ मीन्स ऑफ टू टेस्ट. अगर आप टू टेस्ट करते हैं और उन टू टेस्ट के आप मीन्स का कंपैरिजन करना चाहते हैं. ठीक है. उसकी एग्जांपल आप यूँ ले लें कि इफ़ यू हैव टू बार्ले फील्ड. ठीक है. और टू बार्ले फील्ड्स की आप यील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं. आप देखते हैं कि वन बार्ले फील्ड से जो मीन यील्ड है और जो सेकंड बार्ले फील्ड है उसकी जो मीन यील्ड है, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं. तो null hypothesis will say that there is no significant difference in the yield of the two barley fields, but alternative hypothesis is the yield of one field is better than the yield of the other field. So when you are comparing the means of the two tests, then how will you find the t value? The simple way to calculate the t value is you will use a formula. T is equal to x1 bar minus x2 bar. x1 bar is you have calculated the mean from the first set of data. ठीक है. and you have calculated the mean from the second set of data divided by standard deviation variance pair divided by n1 number of measurements made plus standard deviation square of set 2 divided by number of measurements or number of you can say number of observations in set 2. So this is simply you can find the t value when you want to compare the means of the two methods. Okay, sometimes in order to get more precise data, what will we do? Instead of relying on a single set of data, we usually perform. यहाँ पे आप देखें not a single set of data for precision evaluation. Sometime when we are making the analysis, when we are doing the analysis, and in order to get more precise results, in order to get more precise data, what will we do? Instead of relying on a single set of data, we will do a number of analysis on the samples in order to get more precise data. उसकी best example यूँ है कि whenever we are going to perform some experiments in the lab, it is repeated. आप कभी भी टाइट्रेशन में भी हम डिफरेंट जो ग्रुप्स बनाए होते हैं वो ग्रुप्स अपना जो एवरेज लेते हैं, फिर उस एवरेज की भी हम फर्दर एवरेज ले रहे होते हैं. तो ये सब किसी किया जाता है in order to get more precise data. So जिसमें लिखा हुआ नॉट अ सिंगल सेट ऑफ डेटा फॉर प्रिसीजन एवेल्युएशन, बट वी विल परफॉर्म द नंबर ऑफ टेस्ट इन ऑर्डर टू गेट मोर प्रिसाइज डेटा. ओके, ये हो गया. इफ़ इनडिटर्मिनेट एरर्स आर सेम फॉर ऑल द सेट्स ऑफ डेटा. इसमें कंडीशन एक ये होनी चाहिए कि इनडिटर्मिनेट एरर्स, जिसको आप रैंडम एरर्स भी कहते हैं, सिंस दे आर इनहेरेंट इन नेचर. इफ़ यू आर डूइंग द नंबर ऑफ टेस्ट ऑन द, फॉर एग्जाम्पल यू आर टाइट्रेटिंग वन सोल्यूशन अगेंस्ट अदर, तो ज़ाहिर है अगर आप एक ही सोल्यूशन को यूज़ करते हुए डिफरेंट टाइम्स में ये टेस्ट कर रहे हैं, तो सोल्यूशन में जो एक दफ़ा जो रैंडम एरर है वो तो सोल्यूशन में इनहेरेंट है, वो तो रहेगा. So what is the condition? If the random errors or the indeterminate errors they remain same, then what can be done? Data will be pooled. Pooled को आप यूँ कह सकते हैं कि if you are doing the experiment a number of times, तो आपके पास जो standard deviations आएंगी, you can get a weighted average of those standard deviations from different analysis. तो हम कहेंगे कि हमने अपने डेटा को क्या कर लिया जी, पूल कर लिया है. ठीक है. तो ये नॉर्मली यूँ भी होता है कि समटाइम वी डोंट हैव टू मेथड्स ओनली. कभी कभार हमें कंपैरिजन करना पड़ जाता है, कंपैरिजन ऑफ मोर देन 2 मेथड्स. फॉर एग्जांपल 3 मेथड्स हैं, तो उनके मीन्स फिर उनके स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड आउट करके, उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड आउट करके उसको पूल करके फिर हम क्या करते हैं, देन वी यूज़ अ सिंगल सेट ऑफ डेटा आफ्टर पूलिंग. जैसे आप एवरेज ले लेते हैं इस तरह. अच्छा, अब जब आप डेटा को पूल करते हैं, देन हाउ वेरिएशंस टेक प्लेस इन फाइंडिंग द टी वैल्यू. नाउ लुक एट दिस फार्मूला. यू आर हैविंग एक्स बार माइनस म्यू नाउ, बट इफ़ यू आर कंपेयरिंग द टू सेट्स, sets now, there will be no mu value. What will happen? Now look at this. T is equal to x
x1 बार माइनस x2 बार, ठीक है। म्यू की जगह क्या आ गया, x1 बार माइनस x2 बार, क्योंकि आप टू मेथड्स ले रहे हैं तो आप उनके एवरेज या उनके मीन्स का आप डिफरेंस ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इंस्टेड ऑफ x बार माइनस म्यू। ये आपने इस फार्मूला में x बार माइनस म्यू को रिप्लेस कर दिया है x1 बार माइनस x2 बार। ओके, फिर आपके पास डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो अब उसको आप किससे रिप्लेस करेंगे, n अंडर रूट डिवाइड बाय s विल बी रिप्लेस एज n1 n2 डिवाइड बाय n1 प्लस n2 ओवर sp, दिस इज पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। sp आपके पास क्या है, पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इसको आप पुट करें इसको n ओवर s की जगह, तो आपके पास क्या आता है t की वैल्यू x1 बार माइनस x2 बार, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय n1 n2 ओवर n1 प्लस n2 अंडर रूट, और ये sp आपके पास डिनोमिनेटर में यहाँ आ गया। सो दिस इज़ अ फार्मूला यूज फॉर फाइंडिंग द टी वैल्यू इन केस ऑफ पूल स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, ये आपके पास हो गया। अब पूल स्टैंडर्ड डेविएशन देखें आप, पूल स्टैंडर्ड डेविएशन में आप क्या करने जा रहे हैं जी, इन केस ऑफ पूल स्टैंडर्ड डेविएशन और लुक एट द फार्मूला sp इज इक्वल टू समेशन ऑफ xi1 माइनस x1 बार। व्हाट इज दिस xi1, आपके पास क्या चीज़ है जी, अब जो इंडिविजुअल आपके पास डेटा होता है ना, आपके पास x यू आर डूइंग टाइट्रेशन, फॉर एग्जांपल 9 8 10 आपके पास ये वैल्यूज़ आ रही हैं। अब 9 माइनस, अगर आप एवरेज आपके पास क्या आ रही है 10 आ रही है, 9 माइनस लाइक यू आर सेइंग 10। इसी तरह आपके पास सेकेंड वैल्यू क्या होगी 8 माइनस 10, 10 माइनस 10 11 माइनस 12। ये जो आपके पास डिफरेंस ऑफ द इंडिविजुअल वैल्यू फ्रॉम द मीन वैल्यू, ये वन सेट ऑफ डेटा के लिए। सेकेंड के लिए अब आपके पास क्या आ रहा है, समेशन ऑफ अगेन, ये आपके पास सेकेंड सेट ऑफ डेटा, थर्ड, अब इट गोज़ अप टू, डॉट डॉट का मतलब इट गोज़ अप टू नंबर ऑफ सेट्स। ये डिपेंड करता है कि कितने सेट्स में आप एनालिसिस कर रहे हैं, तो के उसके लिए है कि जितने नंबर ऑफ सेट्स आपके पास, ये वेरिएबल मतलब आपके पास ये हो सकता है, डिवाइड बाय n माइनस वन। वरना आपको पता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास n माइनस वन होता है, लेकिन n माइनस के का मतलब है नंबर ऑफ सेट्स ऑफ डेटा, ठीक है ना। अभी आपको इससे क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यू आर डूइंग सम एक्सपेरिमेंट एंड यू आर डूइंग द एक्सपेरिमेंट इन 5 सेट्स। 5 सेट्स मीन कि आप इसको आप यूँ कंसिडर कर सकते हैं 5 people are doing 5 people are doing the test, and each set comprises of 20 analysis। 20 टाइम मतलब वो एनालिसिस किया जाता है। सेट 2 में भी, तो अगर टोटल सेट्स कितने हो गए 5 सेट्स हैं, 5 सेट में 5 20 20 20, तो उनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट्स मेड कितनी हो गई 100, ठीक है, 100 मेजरमेंट्स हैं आपके पास। के आपके पास क्या होगा, सेट ऑफ एनालिसिस, कितने सेट्स में आपने एनालिसिस किया 1 2 3 4 5, तो आपके पास की वैल्यू 5 आ जाएगी। यहाँ पे n माइनस के की जगह आ जाएगा 100 माइनस व्हाट इज के 5। तो ये आपके पास होता है जी फार्मूला फॉर फाइंडिंग द पूल्ड स्टैंडर्ड। अच्छा, टी टेस्ट में ही आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं n माइनस के को इस तरह के आपके पास होता है ना n1 माइनस 1। अगर आपके पास सिंगल सेट ऑफ डेटा हो, अगर उसमें 20 आपकी ऑब्जर्वेशन थी, तो 20 माइनस 1 प्लस 20 माइनस 1 प्लस 20 माइनस 1 एंड सो ऑन, जितने आपके पास नंबर ऑफ सेट्स हैं। लेकिन इसमें एक और चीज़ देखिए ध्यान में रखिए, दिस इज़ नॉट नेसेसरी कि सब सेट्स में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सेम हो। तो n माइनस के को आप ऐसे भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, n1 माइनस 1 प्लस n2 माइनस 1 एंड इट्स अप टू nk माइनस 1। nk माइनस 1 मीन्स कि आपका ये वेरिएबल है जहाँ तक आपकी ऑब्जर्वेशन या सेट्स ऑफ डेटा होंगे। ओके, इन अप्लाइंग टी टेस्ट इट इज़ assume that standard deviation of the two method is comparable। अगर आपने टी टेस्ट कहीं पे भी अप्लाई करना है जहाँ पे आप टू मेथड का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये अज्यूम किया जाता है कि दोनों मेथड्स की जो स्टैंडर्ड डेविएशन है या तो सेम है या अप्रॉक्सीमेटली सेम है, फिर हम उस पर टी टेस्ट अप्लाई करते हैं, ठीक है। और इस चीज़ को कैसे कंफर्म किया जाएगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों मेथड्स की बिल्कुल सेम है, इट कैन बी कंफर्म थ्रू एफ टेस्ट। आप स्टैंडर्ड डेविएशन का जब स्क्वायर लेके उसका रेशियो लेते हैं, तो अगर आपके पास f की वैल्यू लार्ज आती है टेबुलेटेड वैल्यू से, तो आप क्या करते हैं, देन यू रिजेक्ट इफ द के नहीं लार्ज नहीं कंफर्म थ्रू f टेस्ट। अगर f की वैल्यू अगर आपके पास क्या आती है स्मॉल आती है, देन द टेबुलेटेड वैल्यू, तो आप कहते हैं कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड। नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड का मतलब ये है कि दोनों जो मेथड्स हैं उनकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन देम।
उस एफ टेस्ट की कंफर्मेशन के बाद हम फिर उसका टी टेस्ट अप्लाई करते हैं, मतलब टी वैल्यू फिर हम फाइंड आउट करेंगे। और टी टेस्ट जो है वो आपको बताएगा whether there is significant difference between the two methods statistically।